तकरीबन अब बज़ाहिर ये बात तय है कि बजट परसों आ रहा है। ये बात अब तकरीबन तय हो गई है और बजट से पहले पाकिस्तान की प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक बार फिर हुकूमत की तरफ देख रही है। सवाल ये है कि क्या इस बार बजट प्रॉपर्टीज़ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई गेम चेंजर साबित होगा या फिर पाकिस्तान की माशी डेस्टिनी को तब्दील करने की सलाहियत रखने वाली कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट इंडस्ट्री बदहाली का शिकार ही रहेगी। देखना यह है इस हवाले से कोई रिफॉर्म्स होती हैं, नए इक़दाम होते हैं, कोई गेम चेंजिंग सिचुएशन नज़र आती है या नहीं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन सेक्टर सिर्फ घर और इमारतें नहीं बनाता बल्कि सीमेंट, सरिया, टाइल्स, पेंट्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिकल सामान, दर्जनों दीगर सनतों को भी एक्टिव करता है। माहिरीन के मुताबिक कंस्ट्रक्शन सेक्टर बराह रास्त 70 से ज़ायद सनतों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस शोबे में सुस्त रवि पूरे इकनॉमिक सिस्टम पर असर डालती है। इस वक्त एक बड़ा मसला प्रॉपर्टी की गवर्नमेंट और मार्केट वैल्यू के दरमियान फ़र्क भी है। प्रॉपर्टी की असल कीमत कुछ और होती है जबकि सरकारी रिकॉर्ड में इसकी कीमत कुछ और लिखी जाती है। ये हमेशा से होता रहा है। पिछले चंद बरसों में FBR ने बड़े शहरों में प्रॉपर्टी रेट्स में नुमाया इजाफा किया, गो कि अब भी ये प्रॉपर्टी की असल वैल्यू से आधी से भी कम नहीं। लेकिन इसका नतीजा ये निकलता है कि रजिस्ट्री और ट्रांसफ़र की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, ख़रीदार मोहतात हो गए, कुछ जगहों पर ऐसा हुआ है और इन्वेस्टर्स पीछे हट गए। मार्केट में ख़रीदो फरोख्त का वॉल्यूम भी कम हुआ है, ये भी बहुत कम जगह पे हुआ है। मगर दूसरी जानिब नॉन फाइलर्स पर आयद विद होल्डिंग टैक्स भी मुसलसल बढ़ाया गया है, जो इस वक्त 12 से 30% तक पहुँच गया है। इस सख्त कानून का मकसद तो लोगों को टैक्स नेट में लाना था, लेकिन इसने मार्केट को ब्लॉक कर दिया है और लोग गैर रस्मी तरीक़ों यानी कि ग्रे मार्केट की तरफ जाने लगे हैं। हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो 4% प्रॉपर्टी पे ट्रांसफ़र पे कॉस्ट आती है। पाकिस्तान में तकरीबन ये कॉस्ट 12 से 13% है फाइलर के लिए और नॉन फाइलर के लिए ये है 30 से 32%। तो मुझे बताइए जिस मुल्क में इतनी ज़्यादा कॉस्ट होगी किस तरह होगा काम। तो आपको कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र, टैक्सेस ऑन ट्रांसफ़र नीचे लेके आने हैं और उसको 2% पे या 4% पे, जिस तरह दुनिया के रीजनली कम्पिटिटिव है उसमें लेके आना है। प्रॉपर्टी मेरी 40 साल पुरानी खरीदी हुई है। FBR कानूनी मुझे अलाउ ही नहीं करता कि मैं हर साल उसकी नई वैल्यू एडजस्ट करके खुद लिखते रहूँ। तो अगर वो मेरे पास 1 लाख रुपए की आई है तो 40 साल बाद भी मेरी किताब में वो 1 लाख रुपए है। वो कोई बैंक का पैसा तो नहीं ना, 50 साल की होल्डिंग है, उसको कोई स्पेस ही नहीं है कि वो सही डिक्लेयर कर दे। आप इंसेंटिवाइज करें लोगों को कि जो FBR की वैल्यू या जो DC वैल्यू से ऊपर आप डिक्लेयर करते हैं, आप 2% टैक्स दो और डिक्लेयर कर दो ताकि लोग खुद डिक्लेयर करें ना पैसे। ये एक अहम वजह है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर अब एक बड़ी तब्दीली का मुतालबा कर रहा है। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद समेत मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स चाहते हैं कि उन्हें इनकम टैक्स के पेचीदा निज़ाम और टैक्स अफसरान की ब्लैक मेलिंग से बचाया जाए और एक सादा फिक्स टैक्स नाफिज कर दिया जाए जिसमें बिल्डर्स से फी स्क्वायर फीट के हिसाब से मुकर्ररा टैक्स वसूल किया जाए। बिल्डर्स प्लॉट्स की स्कीम्स के बजाय अपार्टमेंट कल्चर को फ़रोग़ देने की तजवीज़ भी दे रहे हैं। पाकिस्तान को इस वक्त रिहायशी यूनिट्स की शदीद कमी है। अंदाज़ों के मुताबिक मुल्क में 1 करोड़ से ज़ायद घरों की डिमांड है, इसीलिए माहिरीन सस्ती हाउसिंग को कौमी तरजीह करार देते हैं। प्रॉपर्टी मार्केट का एक और मसला अरबों रुपए की कैश लेन देन है, जबकि IMF दीगर मालियाती इदारे इकानमी की मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन पर जोर देते हैं। इसीलिए हुकूमत बैंकिंग चैनल के ज़रिए ज़मीन या प्रॉपर्टीज़ की जायदाद या इसकी खरीदो फरोख्त लाजमी बनाने की कोशिश करती है। उसूली तौर पे ये कदम इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड बनाने में मदद दे सकता है, लेकिन इन्वेस्टर्स का मुतालबा है कि क़वानीन वाज़ेह हों, आसान हों, ट्रांसपेरेंट हों ताकि आम ख़रीदार खौफज़दा होकर इन्वेस्टमेंट की हवाले से मार्केट से निकलने के बजाय बैंकिंग चैनल आराम से इस्तेमाल कर सके। इन्वेस्टर्स को ये प्रोटेक्शन भी चाहिए कि अगर वो बैंकिंग चैनल के ज़रिए कानूनी तरीके से पैसे लगा रहे हों तो FBR की तरफ से उन्हें ब्लैकमेल ना किया जाए और क़वानीन में ट्रांसपेरेंसी हो। एक और मसला फेडरल और प्रोविंशियल टैक्सेस का अलग अलग निज़ाम है। ख़रीदार को मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, स्टैम्प ड्यूटी, इनकम टैक्स और दीगर फीसेस अलग अलग जमा करानी पड़ती हैं। इसीलिए एक सिंगल विंडो सिस्टम की तजवीज़ सामने आई है जिसके तहत तमाम पेमेंट्स एक ही प्लेटफॉर्म से हो सकें। अगर हुकूमत आने वाले बजट में इन मसाइल को इन्वेस्टर्स फ्रेंडली बनाए, डॉक्यूमेंटेड पॉलिसीज़ के तहत इसको हल कर दे तो ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। पाकिस्तान की इकनॉमिक डेस्टिनी बदल सकती है। इससे न सिर्फ ये कि इकॉनमी का पहिया चलेगा बल्कि रोज़गार के लाखों नए मौके पैदा हो सकेंगे और मुल्क का डेफिनेटली रेवेन्यू भी बढ़ेगा। इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम अब्दुल कादिर मेमन साहब,
साबिक सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के और रियल इस्टेट उमूर के, कंस्ट्रक्शन उमूर के माहिर जनाब मोहम्मद एहसन मलिक हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। ये फरमाइएगा, क्या ये एक कहना है, ये बात हम बार बार सुनते हैं कि अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, प्रॉपर्टी इंडस्ट्रीज, रियल स्टेट सेक्टर को हम रिफॉर्म कर सकें, ख़ास तौर पर टैक्सेशन के हवाले से इसमें इसके जो मसाइल हैं, जो इसको शदीद जो मसाइल का सामना है, अगर वो एड्रेस हो सके, FBR की हैरेसमेंट वगैरह कम हो सके, तो पाकिस्तान की इकनॉमिक डेस्टिनी बदल जाएगी। क्या आप ये समझते हैं कि वाकई ये बात सही है, और अगर ये सही है तो इसका सबूत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। कामरान साहब, इसमें तो कोई शक ही नहीं है और ना कोई दो राय हैं कि अगर हम कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट को एज ए इंडस्ट्री लेकर चलें तो हमारा मुल्क एक मिरेकल कर सकता है एम्प्लॉयमेंट में, GDP की ग्रोथ में। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट है, गवर्नमेंट का एक माइंडसेट है, वो कुछ अरसा तो रियल एस्टेट को लेकर चलती है और उसके बाद वो चाहती है कि इसको अंडर स्ट्रेस कर दिया जाए। जैसे कि अगर आपने देखा हो रिसेंट पास्ट में पिछले 4 सालों से प्रेजेंट टेन्योर गवर्नमेंट का ले ले या इससे पहले जो PDM का गवर्नमेंट का टेन्योर था, मुसलसल आपने जो रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शन के टैक्सेस हैं उनमें आपने बतदरीज इजाफा ही देखा है। इस दफ़ा कोई उम्मीद है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद को थोड़ा सा पेन लिया है और प्लस कुछ ऐसे अदादो शुमार भी सामने आए हैं FBR की तरफ से जिसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी डिक्रीज हुआ है और प्लस इंडस्ट्री की तरफ से भी थोड़ा सा प्रेशर आया गवर्नमेंट पे कि हमें एक डिमांड क्रिएट करवा के देनी चाहिए गवर्नमेंट को जिससे कि इंडस्ट्री चले। तो इस वजह से जो हाउसिंग मिनिस्ट्री में मीटिंग्स हुई, PM ने चेयर की और उसमें ट्रांजैक्शन टैक्सेस को कम करने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को करने के लिए कुछ ऐसी इस्लाहात हैं जो उम्मीद है जिनकी IMF से अप्रूवल शायद आज रात को आनी है, जो फाइनल इनकी बातचीत हो रही है और उसके बाद 12 को जब बजट में पेश होंगी। एक तो मरला ये है कि 12 को बजट पेश होगा, लेकिन उसके बाद बजट पास उन्हीं शराइत पे होता है या नहीं होता, या IMF कितना इंटरवीन करता है, ये जब पास होगा तो पता चलेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अब्दुल कादिर बेबन साहब, ये फरमाइएगा कि ऑब्वियसली सबसे बड़ा इशू ये है कि जितना बड़ा ये सेक्टर है, जितना बड़ा इसका न सिर्फ ये पोटेंशियल है जो कि एक्चुअल है, उसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं, उसमें जितनी लिक्विडिटी है, मगर वो जो गवर्नमेंट का के जो रिकॉर्ड्स हैं या जो टैक्सेशन के अंदर हैं उनकी वो रिफ्लेक्शन नहीं है जितना बड़ा वो सेक्टर है। तो ये कितना इस पूरे क्राइसिस में इसका कितना बड़ा रोल है, और इसको एज पाकिस्तान की जो 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 CIC है, ये करेंसी इन सर्कुलेशन वाली इकॉनमी है, उसमें इसकी शमूलियत के रास्ते में क्या रुकावटें हैं, या सिर्फ ये कि बिल्डर इंटरेस्ट है और वो चाहता है कि वो ऑफ बुक्स रहे और उससे उसको भी फ़ायदा है, और फिर ये कि जो जाहिर है कि जो गवर्नमेंट की मशीनरी जिसके दोनों जो 5 उंगलियां घी में होती है, सर कढ़ाई में होती है, तो ये दोनों तरफ की विन विन सिचुएशन है। अच्छा देखिए खान साहब, पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं समझता हूँ कि आपने हमेशा बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू को आपकी उठाया। देखिए सबसे पहले तो हम ये देखें कि क्या मैं एक जगह रियल इस्टेट को अलग कर देता हूँ, कंस्ट्रक्शन के शोबे को अलग कर देता हूँ, तो कंस्ट्रक्शन का शोबा क्या दुनिया के अंदर GDP में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है? तो यस कर रहा है। अगर आप उठा के देख लें, US को उठा के देख लें तो वहाँ 5.5-6% उसकी GDP में है। वो अगर आप उसको जर्मनी को उठा के देख लें, जापान को उठा के देख लें, तो वो कहीं भी 5% से कम GDP का कंस्ट्रक्शन का हिस्सा नहीं है, जहाँ जबकि हमारे पास ये 2-2.5% का होता है। तो हमारे पास एक तो गुंजाइश इसकी बहुत ज़्यादा है कि जिसमें अगर इसको किया जाए। अब इश्यूज़ क्या हैं? इश्यूज़ ये हैं बेसिकली कि एक शख्स है जिसके पास एक ऐसे पैसे कमा के रखे हुए हैं जो कि उसने मिसाल के तौर पे एक घर के अंदर 4 लोग काम करते हैं और 6 लाख रुपए की एग्जेम्प्ट इनकम है, उन्होंने साल में 25 लाख रुपए जमा किए, 10 साल के अंदर 2 करोड़ रुपए जमा। अब उनसे कोई ये पूछे कि ये पैसे कहाँ से आए, तो मेरे ख्याल में उसको बताना एक मुश्किल काम है। तो होना ये चाहिए
कि जी आप आएँ, आप इसमें जो जिस साइज़ के स्मॉल साइज़ की जो भी कंस्ट्रक्शन हो उसमें आके आप कंस्ट्रक्शन करें, और हमें ये जो नॉन फाइलर वाला कॉन्सेप्ट है उसको हटा के 30% की जो कॉस्ट है उसको हटा के हमें लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि अच्छा जी आइए, आप अगर फ़र्ज़ कर लें कि अगर खुदा न खास्ता आप टैक्स के नेट में नहीं है तो आपकी कॉस्ट भी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, आप थोड़ी बहुत कॉस्ट आप दें और आप इसको इसमें आ जाएं। एक तो ये बड़ी आप एमनेस्टी की बात कर रहे हैं? एमनेस्टी तो नहीं मैं कह रहा, एक मतलब द पॉइंट इज़ कि अगर आप उस शख्स को घर में रहने के लिए एक जगह दे रहे हैं और उसको ये फैसिलिटेट कर रहे हैं कि आप अपनी रिकन्सिलिएशन में जब इसको डालें तो इसमें इस साइज़ के अगर कुछ हो तो फिर आपको उसमें आसानी हो जाए और आपकी कॉस्ट ना हो। क्योंकि 30% अगर मेरी कॉस्ट 30-32% अगर मेरी कॉस्ट है तो मैं ज़ाहिरी बात है मैं ये सोचने पे मजबूर हूँगा कि मैं कैसे इसको करूँ। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि कॉम्प्लेक्स लॉज बहुत हैं। बहुत सारी चीज़ें तो काफ़ी सारी हद तक अभी बजट से पहले भी ठीक हो गई हैं, कुछ कोर्टों के ज़रिए हो गई हैं, लाइक 7E का जजमेंट आ गई कि वो एप्लीकेबल नहीं है बिल्डर्स के लिए और डेवलपर्स के लिए। उन्होंने कह दिया कि अगर आपने 7F में टैक्स दे दिया तो आपको 236 और 230K का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब अगर ये 236 यानी सेल पे जो टैक्स लगता है वो, और अगर ये बायर पे टैक्स लगता है, अगर उसको रैशनलाइज कर दिया जाए, नॉन फाइलर और फाइलर पे कर दिया जाए, मैं समझता हूँ कि कंस्ट्रक्शन को एज ए ओवरऑल एक टैक्स के पैकेज आने की ज़रूरत है। ना सिर्फ टैक्स के बल्कि बहुत सारी, फॉर एग्जांपल बैंकों को चाहिए कि वो उसको लोन दें, बहुत रिड्यूस रेट पे लें, लॉन्ग टर्म की लोन्स दें, वो एक इंसेंटिव हो सकता है कि एक आदमी एक यकमुश्त नहीं ख़रीद सकता। इसी तरह से आप देखें ना, आज आपको कमरा साहब आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट तमाम सीमेंट इंडस्ट्रीज़ जो हैं जिन्होंने एक्सपेंशन की है वो लेस देन 50% पे चल रही हैं। तो अगर आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलेगी तो ये 50% करने वाले FED भी देंगे, सेल टैक्स भी देंगे और आपके रेवेन्यू भी जनरेट होंगे। तो ये इस एक तो ये, दूसरा ये कि हमें पाकिस्तान अब दुनिया में कैश पैसे रखना बहुत मुश्किल काम हो गया। एक ज़माना था कि आप बैंक में रख लेते थे या लॉकर्स में रख, वो दिस इज़ नॉट, या वाइबल नहीं है। तो हमें ले जाना चाहिए अपनी मिनासुल कौम, हमें ले जाना चाहिए लोगों को उस तरफ से कि वो बैंक से ट्रांजैक्शन करें, एक ऑफिशियल ट्रांजैक्शन करें उसकी। दूसरा वो तो हमारा निज़ाम नहीं ना मेम साहब, हमारे जब एक इतनी मैसिव जो है वो करेंसी इन सर्कुलेशन है, हमारा निज़ाम ही उस पर चल रहा है। मलिक साहब ये फरमाइएगा कि ये जो मेजर्स सजेस्ट कर रहे थे अब्दुल कादिर मेमन साहब, ये इसमें दो चीज़ें हैं कि भाई कि आप अगर किसी के पास सेविंग्स हैं या उसके पास कुछ लिक्विडिटी है, वो किसी इन्वेस्ट करता है किसी भी प्रॉपर्टी में, किसी भी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में, तो अब उसको खोदना नहीं चाहिए, उसको नहीं पूछना चाहिए या उसको कहें कि आप रिकनसाइल करें, वो उसको रिकनसाइल करें। एक चीज़ तो हो गई, मैंने एमनेस्टी का, उन्होंने कहा कि नहीं जी ये वो उस तरह से एमनेस्टी नहीं है। दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज़ करे लो रेट पे जो है या लो इंटरेस्ट रेट पे, बैंकों को इनकरेज करे और वो इसमें जो है वो उनकी इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। और हमारे यहाँ मॉर्टगेज वगैरह की इंडस्ट्री नहीं है तो वो थोड़ा उसको इनकरेज करना चाहिए। ये सब हो चुका है, ये 2 बार 3 बार मलिक साहब प्रॉपर एमनेस्टी गवर्नमेंट दे चुकी हैं पिछले 10 सालों के दौरान, 15 साल के दौरान। और उसके बाद ये इंसेंटिवाइज़ करना बैंक्स के थ्रू और ये तमाम चीज़ें, वो बहुत बड़ा आपने देखा कि अभी जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, उसमें भी ये चीज़ें हो चुकी हैं। मगर कोई बड़ा कोई गेम चेंजिंग हमने सिचुएशन फिर भी नहीं देखी। ये क्या वजह है? कामरान भाई, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। आप पहले तो ये समझें कि पिछले 4 साल से आपने लोगों को रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से दूर किया। तो क्या उन्होंने फैक्ट्री लगा ली, इंडस्ट्री लगा ली, कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिए? नहीं, उन्होंने ऐसे एवेन्यू ढूंढे जिनमें वो पैसे बनाते रहे। चाहे वो गोल्ड बाय कर लिया, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी बाय कर ली, चाहे वो ईरानी करेंसी बाय कर ली, चाहे वो बाहर दुनिया में दुबई में कहीं और प्रॉपर्टी बाय कर ली। दे वर मेकिंग मनी, बट हमारी गवर्नमेंट ने उनको स्पेस नहीं दी कि वो पाकिस्तान में पैसा कमा के टैक्स नेट में आ जाते। अब दोबारा गवर्नमेंट जो सोच रही है, ये तो आपकी बात का जवाब है कि जो इतनी दफ़ा एमनेस्टी आई और उसके बाद भी लोगों ने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया, तो जो 4 साल में लोगों ने पैसे दोबारा बनाए वो अनडिक्लेयर्ड पैसे हैं।
और जहां तक रही बात, आप और कादिर मेमन साहब नॉन फाइलर की बात कर रहे हैं, आपने तो मतलब आप लोग मीडिया को 40 लाख कहता है, कोई 50 लाख कहता है, 60 लाख कहता है कि फाइलर है। नॉन फाइलर तो रियल एस्टेट के बिजनेस में नहीं है पिछले 2-3 साल से, क्योंकि जिस परसेंटेज पे आप ले गए हैं आपने तो उसके लिए स्पेस छोड़ी ही नहीं है। अब अगर इस बजट में आप कोई नॉन फाइलर को रिलीफ देंगे तो मैं समझता हूं कि वो शायद वापस आए रियल एस्टेट में और कंस्ट्रक्शन को फरोग मिले। इट सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि इस वक्त बजट में गवर्नमेंट क्या प्रेजेंट करती है। जो अपेरेंटली जो मेरे नॉलेज में है, वो तमाम मीडिया भी चला रहा है कि 236 के जो बायर खरीदार का विद होल्डिंग टैक्स है वो 1.5% से 0.25% करने की तजवीज़ है, और 236 से ही जो विद होल्डिंग टैक्स है सेलर का, बेचने वाले का, वो 4.5% से 1.5% करने की तजवीज़ है। अगर ये IMF अप्रूव कर देता है तो मैं ये समझता हूं कि एक अच्छी किक स्टार्ट मिलेगी इकोनॉमी को। दूसरी, आप अभी जो इंट्रो में बात कर रहे थे कि जो ब्लैक इकोनॉमी है, पैसा कैश में बहुत सर्कुलेट होता है, जो थोड़ा बहुत मेरा नॉलेज है उसके मुताबिक बिल्कुल आप किसी हद तक ठीक कह रहे हैं, बट अगर जो मेरा नॉलेज है वो ये कि कामरान खान साहब अगर एक एक्स प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और उसकी FBR वैल्यू 2 करोड़ रुपए और मार्केट रेट अगर 4 करोड़ रुपए है, एज पर योर स्टेटमेंट के मार्केट में डबल रेट है, तो वो कामरान खान साहब टैक्स 2 करोड़ रुपए पे करते हैं, बट अपनी टैक्स रिटर्न में वो यही शो करते हैं कि उन्होंने 4 करोड़ का प्लॉट खरीदा। मलिक साहब ये थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लूँ, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर जो ऑफिशियल रेट है या FBR रेट जो है 2 करोड़ है और मार्केट रेट 4 करोड़ है, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर FBR रेट 4 करोड़ है और मार्केट रेट 55 करोड़ है, फिर तो मसला है ना। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको कि आप सिंप्लीफाई कर सके मलिक साहब। नहीं सर, मैं 1 मिनट के लिए ऐसी एनॉमली होगी, मैं ये नहीं कहता, आप गलत कह रहे हैं, बट आपने मेरा पॉइंट नहीं समझा। मैंने ये कहा कि कामरान खान साहब ने 4 करोड़ का प्लॉट 4 करोड़ पे FBR का टैक्स पे किया। पेमेंट उन्होंने 55 करोड़ की, बट उन्होंने जब अपनी टैक्स रिटर्न फाइल की तो उसमें उन्होंने उसको 55 करोड़ ही मेंशन किया है। बहुत रेयर ऐसी एग्जांपल मिलेगी जो अपनी टैक्स रिटर्न में वैल्यू शो नहीं करता, क्योंकि जिस किस्म का मैकेनिज्म, जिस किस्म की बैंकिंग और जिस किस्म के गैजेट्स आजकल गवर्नमेंट यूज करती है, उसके बाद बहुत कम चांसेस हैं कि आप इन चीजों को ट्रेस ना कर पाए। लोग टैक्स अवेजन करते हैं, ये मैं एग्री करता हूं, बट वो गवर्नमेंट की दी हुई फिगर है जिसके ऊपर कामरान खान साहब टैक्स पे कर रहे हैं। अगर एक प्लॉट की प्राइस FBR ने 2 करोड़ रुपए रखी है तो कामरान साहब उसी पे टैक्स पे कर रहे हैं। वो तो देंगे, क्योंकि अगर मेरा तो सवाल ये है कि अगर वो मार्केट की कीमत 55 करोड़ है तो 2 करोड़। कादिर भाई, आप इस मामले में बहुत मैसिव एक्सपीरियंस है आपका, तो आप फरमाइएगा। अभी हमारी बात हुई मलिक साहब से। जी देखें, हमें इसमें कोई व्हील री इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं। हम देखें कि दुनिया में लोगों ने किस तरह किया, लेकिन थोड़ा सा करंट सिचुएशन बताइए क्या है, फिर उस पर हम जी देखें, करंट सिचुएशन तो ये है ना कि अभी हम लोगों को ये इस बात पे इनकरेज करते हैं, मेरे हिसाब से मैं कहता हूँ इनकरेज करते हैं कि हम कहते हैं कि अच्छा जी ठीक है, ये 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आप 2 करोड़ पे दे दें और 2 करोड़ रुपये को बेशक आप ब्लैक कर लें, कोई मसला नहीं है। मैं कहता हूँ कि उसको आप इस बात पे इनकरेज करें कि अच्छा आओ यार, तुम 4 करोड़ रुपए पे करो, हम तुम्हारी बाकी सारी तमाम कॉस्ट जो हैं वो कम कर देते हैं, और अगर किसी वजह से तुम्हें उस 4 करोड़ रुपए को करने में कोई तकलीफ हो रही है तो हम 4 नहीं है ना, मिसाल दे 4 है, मगर तो 4 के 55 भी है ना। हाँ, वो देखें बहुत एक्सेप्शनल है। अब चूंकि FBR के वैल्यूज़ जो हैं वो मोर और लेस काफ़ी हद तक ये 2 और 4 वाले रह गए हैं। मतलब 55 करोड़ वाला शायद कोई एक आध कोने वाला कोई प्लॉट क्लिफ्टन के बेस में ना कहें, ऐसा है भाई, आपको पता है पूरे फेजेस हैं जिसमें कि ये आजकल तो है। ये अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि कामरान साहब हम इनकरेज करें रीट। हमारे पास फॉर एग्जांपल आप दुनिया में रीट का मॉडल है। अब रीट के मॉडल को अगर हम इनकरेज करें और हम कहें कि इसमें जो शेयर होल्डर होगा, यूनिट होल्डर होगा, वो अपनी प्रॉपर्टी को पार्क करे, जिस वैल्यू पे भी पार्क करे, उसके गेन को नहीं टैक्स किया जाएगा, जो कि दुनिया में हो रहा है। हम यूनिक बात नहीं कर रहे हैं। इससे होगा क्या? इससे होगा ये
कि हम कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में उसको लाएंगे, हम उसको ये होगा कि जो यूनिट होल्डर ले रहा होगा उसको पूरे पैसे देने होंगे। तो हमें इन तमाम चीज़ों को कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में लाने के लिए उस एफ़र्ट को करना पड़े। हम करते क्या है, हम करते ये हैं कि हम एक कदम आगे जाते हैं फिर एक कदम पीछे आ जाते हैं। आप अगर देखें तो ओरिजिनल जब रीट के लॉ निकले थे तो कंस्ट्रक्शन रीट अलग होती थी, प्रॉपर्टी रीट अलग होती थी, फिर उसके बाद इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया। फिर उस रीट के अंदर ये था कि जी आपने अगर प्रॉपर्टी बेचेंगे तो उसके जो गेन होगा वो टैक्स नहीं होगा। तो मेरी गुजारिश ये है कि हमें एक एज अ पैकेज हमें इन तमाम इश्यूज़ को एक दफ़ा बैठना होगा। देखिए आज 236C को ठीक कर दें, उसका रेट कम कर दें, मेरा नहीं ख्याल कि उसके कोई बहुत इम्पेक्ट आ जाना है 236 से। लेकिन हमें ये ज़रूर जहन में रखना चाहिए कि 3.5 लाख रुपए की एस्टिमेटेड अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है तो हम एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। तो जब हम एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए कोई एफर्ट करेंगे तो हम साथ साथ एक आप जैसे आपने कहा 72 इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको भी ग्रो करने के लिए करेंगे। वी नीड टू सिट डाउन, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आज भी इस बात की गुंजाइश है कि हम ये जो डिस्टॉर्शन है इसको हम कम कर सकें। दूसरा, प्रोविंसेस की जो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है कि आप फेडरेशन उस पर सेल टैक्स भी ले लेती है, फिर फेडरेशन उस पर इनकम टैक्स भी ले लेती है, फिर प्रोविंस कहते हैं कि अच्छा जी जो इसका जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है उससे भी मुझे टैक्स दिलवा के दो। तो एज ए होल फेडरेशन और प्रोविंसेस बैठ के एक जगह से टैक्स वसूल हो, एक रीज़नेबल हो, रैशनलाइज हो, और उसको हम कोई फॉर्मल कॉर्पोरेट उसमें डाल दें। तो मलिक साहब, वैसे ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि जाहिर है कि बहुत अरसे पाकिस्तान काफ़ी प्रेशर में रहा, इकॉनमी प्रेशर में रही, कोविड रहा, उसके बाद फिर पॉलिटिकल हालात, फिर ये तमाम चीज़ें, रीजनल हालात, अभी एक सुकून सा बेहतर की सूरत हाल पैदा हुई है, इकॉनमी में तो कोई स्टेबिलिटी सी नज़र आनी शुरू हुई है, नंबर्स हमारे बेहतर हुए हैं। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो पेंट अप डिमांड है घरों की, छोटे घरों की, फ्लैट्स की, ये तमाम चीज़ें जो सामने आ रही है, प्रोजेक्ट्स भी आते नज़र आ रहे हैं, एक बेहतरी की उम्मीद सी जो है वो बन रही है। ओवरऑल सिनेरियो क्या है, और आपकी गवर्नमेंट को एडवाइस क्या रहती है कि अब क्योंकि ये वो ज़माना आ गया है जहाँ पे एक हम मोड़ देख रहे हैं, एक टर्न आ रहा है, एक इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव टर्न आ रहा है जिसको हम वो कर सकते हैं, क्योंकि ये सेक्टर ऐसा है, अगर ये रेगुलेट हो जाता है, अगर ये बुक्स पे आ जाता है, अगर ये डॉक्यूमेंट हो जाता है तो हमारी तो बाकायदा GDP बढ़ जाएगी। कामरान भाई, बस ये इस मुल्क का अलमिया है कि चीज़ों को जानते बूझते हुए हम ठीक नहीं करते। इस वक्त जो हमारे गल्फ़ की सिचुएशन है, हमारे जो हमसाया ममालिक हैं वो इस किस्म के इंसेंटिव दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को, और अभी तक हमारे यहाँ थॉट प्रोसेस ही चल रहा है। मतलब आप टर्की को देखें, वो 20 साल टैक्स फ्री की इन्वेस्टमेंट आपको ऑफर कर रहा है कि आप 20 साल तक आपको चार्ज नहीं करेंगे। हमने क्या ऑफर कर दिया अभी तक, चाहे वो UAE में बैठा हुआ है या कतर में बैठा हुआ है या यूरोप में पाकिस्तानी बैठा हुआ है। एक तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, और जैसे अब्दुल कादिर मेमन साहब कह रहे हैं, हमें चीज़ों को रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए, बट उसमें सबसे पहले जो ब्लैक शीप्स हैं, डेवलपर्स और बिल्डर्स, जो लोगों से पैसे तो ले लेते हैं, चीज़ डिलीवर नहीं करते, टाइम पे डिलीवर नहीं करते, और या चीज़ वो बनाते ही नहीं है, उसके लिए इमीडिएटली मैंने तो रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से भी कि इस बजट में इंक्लूड करें कि विदाउट एस्क्रो अकाउंट कोई बिल्डर, कोई डेवलपर ऑपरेट ना कर सके। उसके बाद हमें जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है स्पेशल ट्रीटमेंट के तहत। हम IMF प्रोग्राम में हैं, जैसे अब्दुल कादिर मेमन साहब बार बार कह रहे हैं कि कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट हो, बट वो स्पेशल ट्रीटमेंट तभी हो सकता है अगर हम IMF प्रोग्राम से बाहर निकल जाएं। इस वक्त तो जब तक हम IMF प्रोग्राम में हैं, मुझे नहीं लगता हम नो क्वेश्चन टाइप का कोई भी मैकेनिज्म ला सकें। बट अगर हम कोई ऐसा IMF को प्रोग्राम दे दें जिससे उनको ये अश्योरेंस हो कि इससे हम रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, क्योंकि हमारे FBR वाले भी हाफ हार्टेडली हमारी जो प्रपोजल्स हैं वो उनको डिफेंड करते हैं इन फ्रंट ऑफ IMF, जिसकी वजह से लास्ट टाइम भी ये प्रॉब्लम हुआ। अब अल्लाह करे इस दफ़ा ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो।
साहब ये इसमें एक चीज़ माहिरीन ये कहते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिवाइव करने के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेस्टिनी को चेंज करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो पाकिस्तानी जो एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी, लोकल पाकिस्तानी, जो कि पाकिस्तान के अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि स्टक प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि बिल्कुल शुरू भी नहीं हुए, ख़त्म हो गए, आधे चले, बंद हो गए, जिनमें एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1 ट्रिलियन पाकिस्तानियों का पैसा फंसा हुआ है। इसमें कोई ऐसी ये फैंटेसी नहीं है, ये बिल्कुल पता है कि तकरीबन 30-40 ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जिसमें कि 1 ट्रिलियन फंसा हुआ है। पहले कोई ऐसा निज़ाम हो सकता है कि उसको तो रिट्रीव किया जाए, उसको तो रिहेबिलिटेट किया जाए, उसको तो रिस्टोर किया जाए उन पाकिस्तानियों के जिन्हों इस पूरे जिस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं वहाँ पर तो वो 1 खरब रुपए उन बेचारों की पूरी जिंदगियों का सरमाया लगा हुआ है, उसको किया जा सकता है। देखिए बिल्कुल किया जा सकता है। अगेन मैं यही कह रहा हूँ कि हमें देखना चाहिए कि जब गल्फ़ ने ये जब उनके पास जब कंस्ट्रक्शन होने लगा और जब उनके लिए मसाइल आने लगे तो दुबई ने एक और एजेंसी बनाई रीरा के नाम से, और वो रीरा का काम यही है कि वो इस तरह के तमाम डिस्प्यूट को लेती है और फिर उसको बिल्कुल कोने तक पहुंचाती है और फिर जिसका जो ड्यू होता है वो उसको मिलता है। सो मच सो कि अगर कोई बिल्डर नहीं ले सकता तो उसको वो उस प्लॉट को भी एक्वायर कर लेते। वी कैन ऑलवेज हैव दैट रीरा टाइप एजेंसी जो कि इस तरह की कंप्लेंट्स को ले उसको पहुंचाए। दूसरी अभी मेरे भाई ने बात की, ये भी कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। आप डिफेंस में अगर कोई प्लॉट लेते हैं तो अगर आपने उसको उस पीरियड के बाद नहीं किया तो आप पे नॉन यूटिलाइजेशन फ़ी लगती है। पाकिस्तान अदर देन DHA आप तमाम पूरे पाकिस्तान में ये लगा सकते हैं कि अगर वो प्लॉट नहीं होता है। मेरा ये कहना है कि कामरान साहब, दुनिया में कोई काम, हमें कोई नया काम करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया ने ये काम एक्सपीरियंस किया है, हमने सिर्फ उसको अडॉप्ट करना है ईमानदारी के साथ, और हमने जब करना है। दूसरा ये कि कामरान साहब आप देखें आज मंथ ऑन मंथ अगर आप देखेंगे तो इस दफ़ा आपके पास $4.2 बिलियन आए हैं इस महीने में। जी और वो तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर वो तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हमारे पास इस मुल्क में पोटेंशियल है। और अगर इस वक्त हमने राइट टाइम पे रियल एस्टेट के अंदर इसको नहीं सही कानून, जो मैं जब पैकेज की बात करता हूँ तो इसमें रीरा भी आता है, इसमें नॉन यूटिलाइजेशन भी आता है, उसमें रीड भी आता है, उसमें टैक्सेशन की रैशनलाइज भी आती है, उसमें बैंकों के लोन की भी आती है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जी ये इंसेंटिव थे पहले लोगों के पास, लेकिन एक पूरी एज ए इंडस्ट्री को आना चाहिए, उसके अंदर रोल प्ले होना चाहिए और उसके अंदर कवानीन उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने उस इन्वेस्टर्स के पैसों को खा लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया।